साथियों, सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी से संबंधित जो सिलेबस है उसी के अनुसार हम क्रम और क्लास चला रहे हैं। तो हम इतिहास की भी आपको पढ़ाते हैं और राजनीति विज्ञान दोनों क्लासेज हम आपको क्रमवार उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम जितना भी आपको मैटर दे रहे हैं आपके सिलेबस के बाहर नहीं है। सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे विज्ञान के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए और तैयारी अच्छे से करिए। और जो हमारी क्लास है कि आपको ऐसे ही फ्री में आपको मिलती रहेगी, सारी क्लासें आपको मिलेंगी। तो आप इसका लाभ उठाएं, उसके बाद हमारा सहयोग भी करें ताकि हम और उत्साह के साथ आपके पास जो मैटर है वो भेजते रहें। तो आज की हमारी जो क्लास होगी, हमारी आज की क्लास है राजनीति विज्ञान की। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो राज्य से संबंधित जितने भी बिंदु थे हमने क्रमवार करके उसका अध्ययन किया। आज जो लास्ट टॉपिक है इसका राज्य से संबंधित, उसमें आपका है तो वह है आपका राज्य की प्रकृति के सिद्धांत। आज हम आपको बताएंगे कि राज्य का स्वभाव, जो प्रकृति है, जो स्वभाव है वह कैसा है, उससे संबंधित जो सिद्धांत हैं उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत देखिए 3 सिद्धांत हैं। राजनीति विचारकों ने राज्य के से संबंधित जो उसका स्वभाव है उससे संबंधित 3 सिद्धांत दिए हैं। जो पहला सिद्धांत है वह है सावयव सिद्धांत, सावयवी सिद्धांत। उसके बाद आपका जो दूसरा सिद्धांत है वह है यांत्रिक सिद्धांत। तो तीसरा सिद्धांत है वह है मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक, आप क्रमवार पढ़िए तो समझने में आसानी रहेगी। जैसे हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, चार्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे सावयवी सिद्धांत पहला है आपका, दूसरा आपका है यांत्रिक सिद्धांत और तीसरा आपका यहाँ पे देखिए मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक, उसके बाद देखिए अब चर्चा करते हैं कि ये जो आपका सावयवी सिद्धांत है इसका किस सिद्धांत के द्वारा समर्थन किया गया है। तो सावयवी सिद्धांत का जो समर्थक सिद्धांत है वह है आदर्शवादी। सावयवी सिद्धांत का से संबंधित जो सिद्धांत है समर्थक, वो कौन सा है? आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे जो स्पेंसर है, आदर्शवादी नहीं कह सकते लेकिन जो स्पेंसर सावयवी सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि सावयवी सिद्धांत जो राज्य की प्रकृति के से संबंधित है, सबसे बड़े समर्थक कौन है, तो आपका आंसर होगा स्पेंसर। सबसे बड़े समर्थक स्पेंसर है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं जो आपका यांत्रिक सिद्धांत है, जो आपका यांत्रिक सिद्धांत दूसरा है, अगर उसकी बात करें वो किस सिद्धांत से संबंधित है, वह आपका उदारवाद से संबंधित है। जो उदारवादी सिद्धांत है वह यांत्रिक सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक, और जब समर्थन करेगा उसके बाद इसका भी जो सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है वो कौन है? स्पेंसर ही है। ध्यान दीजिएगा, आपके सावयवी सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक स्पेंसर हैं और आपके यांत्रिक सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक कौन है? आपके हैं स्पेंसर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक, स्पेंसर दोनों के हैं। उसके बाद आइए देखते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की जो प्रकृति है उससे संबंधित जो सिद्धांत दिया है उसमें 3 विचारक हैं। पहले आपके मार्क्स खुद हैं, ठीक, उसके बाद उनके मित्र एंजल्स हैं, उसके बाद लेनिन। मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित जो विचारक हैं राज्य की प्रकृति से संबंधित, उसमें पहला कौन है? मार्क्स हैं, दूसरे कौन है? एंजल्स हैं, तीसरे कौन है? लेनिन है। ठीक, अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम एक एक करके व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या के अंतर्गत हम पहले देखेंगे जो राज्य की प्रकृति से संबंधित सावयवी सिद्धांत है उसको हम डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे राज्य से जो सावयवी सिद्धांत है
राज्य से संबंधित जो सावयव सिद्धांत है वह कैसा है? ये सिद्धांत मानता है कि राज्य एक सावयव या प्राणी है। सावयव सिद्धांत राज्य को क्या कहता है कि राज्य क्या है? राज्य एक सावयव या प्राणी है। ठीक, सावयव सिद्धांत राज्य को प्राणी मानता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं अब मानता क्यों है भाई, उसका जो उसने व्याख्या की वो कैसे किया? वो सावयव सिद्धांत कहता है कि जो संबंध प्राणी के शरीर और अंगों के बीच होता है, जो संबंध प्राणी के शरीर और अंगों के बीच होता है वही संबंध राज्य और व्यक्ति के बीच होता है। अब थोड़ा समझिए इसे। सावयव सिद्धांत कहता है कि जो प्राणी है, कोई भी प्राणी हो, जैसे एक मनुष्य का जो शरीर है, ठीक, मनुष्य का जो शरीर है, जैसे हमारा जो शरीर है, पूरा शरीर, और जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जैसे नाक हुआ, कान हुआ, आंख हुआ, मुंह हुआ, हाथ हुआ, पैर हुआ, ये जितने अंग हैं, इसका जिस प्रकार से संबंध मिल करके सब जिस प्रकार के एक शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक, उसी प्रकार से व्यक्ति मिल करके राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक, फिर समझते हैं कि जो संबंध प्राणी के शरीर और अंगों के बीच होता है वही संबंध राज्य और व्यक्ति के बीच होता है। ठीक, अब देखते हैं जो अगला बिंदु है, अगला बिंदु जो हमने लिखा है वो क्या है? अर्थात राज्य क्या है? राज्य शरीर है, व्यक्ति उसका अंग है। हमने आपको बताया, अतः कह सकते हैं कि जो राज्य है वो एक शरीर है, ठीक, और जो व्यक्ति है उसका एक अंग है। ठीक, जितने भी व्यक्ति हैं वो राज्य के अंग हैं। इसीलिए व्यक्ति को राज्य से संबंधित जब जोड़ा गया तो वही सिद्धांत आपका क्या कहलाया? सावयवी सिद्धांत। सावयव का अर्थ होता है प्राणी। ठीक, अब देखते हैं, अतः राज्य क्या है? राज्य क्या है? राज्य साध्य है। राज्य क्या है? एक साध्य है। ठीक, साध्य का अगर हम समझने की, तो साध्य क्या है? अपने आप में एक लक्ष्य है, गोल है, ठीक, जिसे प्राप्त है, ठीक, मान लीजिए आपका गोल है, ठीक, जिसे आपको पाना है। ठीक, आगे और समझते हैं। ठीक, साध्य। उसके बाद देखते हैं जो दूसरा बिंदु है, दूसरे बिंदु के अंतर्गत सावयव सिद्धांत जो है वो कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी। राज्य क्या है? व्यक्ति का पूर्वगामी है, अर्थात जो राज्य है वो व्यक्ति से पहले है। समझ गए? यहाँ पे राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी, अर्थात राज्य व्यक्ति के पहले है। तो यहाँ पे एक विचारक है, दार्शनिक है, क्या नाम है उनका? अरस्तु। क्या नाम है उनका? अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि जैसे शरीर पहले है, राज्य बाद में है, वैसे ही राज्य पहले है, व्यक्ति बाद में है। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे शरीर पहले है, अंग बाद में है। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे शरीर पहले है, अंग बाद में है, वैसे ही राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में है। ठीक, अरस्तु ने कहा कि जैसे राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी को समझाते हुए अरस्तु कहते हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। वो कहते हैं कि जैसे शरीर पहले है, आपका जो शरीर है वो पहले है, जो अंग है वो बाद में है, उसी तरीके से राज्य पहले है और जो व्यक्ति है वो बाद में है। ठीक, वैसे ही व्यक्ति बाद में है, क्योंकि अब इन्होंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है अरस्तु ने, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा परिभाषा को, आपको याद हो जाएगा। अरस्तु ने कहा क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, समाज से बाहर रहने वाला मनुष्य या तो देवता है या पशु है, मनुष्य नहीं है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा
अरस्तु ने दी है कि जो मनुष्य है वह क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज से बाहर रहने वाला जो मनुष्य है या तो देवता है या फिर पशु है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं है। ठीक, हम फिर समझते हैं कि अरस्तु ने कहा जो व्यक्ति है वो समाज से ही संबंधित है। ठीक, अगर व्यक्ति समाज में नहीं, आज के ही समय में अगर हम समझें, जो व्यक्ति थोड़ा समाज से कटा रहता है, लोग क्या कहते हैं कि वह आदमी स्वार्थी है, वह आदमी स्वार्थी है, जो किसी से मतलब नहीं रखता है, या फिर उसे पागल भी घोषित कर देते हैं। ठीक, मतलब भी घोषित कर देते हैं। ठीक, लोग कहते हैं कि इसे समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज से लेने देने का अर्थ यहाँ पे जैसे जो साधु वर्ग होता है, ठीक, उनसे समाज से कोई मतलब नहीं, अपने ध्यान पूजा पाठ में मस्त रहते हैं, अपना खाए पिए मस्त रहे। उसी तरीके से जो पागल होते हैं, पशु होते हैं, उनसे भी समाज से कोई मतलब नहीं होता है। उसी आधार पे अरस्तु ने समझाते हुए कहा कि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज में ही रह करके व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव है। अगर व्यक्ति समाज में नहीं रहेगा तो उसका विकास कैसे होगा। जैसे अब कोई भी व्यक्ति होगा, जब समाज में रहेगा, लोगों के पास बैठेगा, उसकी तमाम प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो एक दूसरे के पास जाएगा, ठीक, तब जाके उसकी आवश्यकता पूरी होगी, दूसरे जो व्यक्ति आएगा। इसी तरीके जो एक समाज का चयन बना हुआ है, जो समाज में एक प्रेम व्यवहार बना हुआ है, वही है, वह उसी को अरस्तु कहते हैं कि समाज, जो मनुष्य है क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अगर व्यक्ति समाज में नहीं रह रहा है, या तो उसे देवता समझिए या फिर उसे पशु समझिए। अगर मनुष्य ये दोनों काम नहीं कर रहा है तो वह मनुष्य नहीं है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या, जो तीसरा बिंदु है वह क्या है, राज्य एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था है। जो सावी सिद्धांत है वह कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था है। ठीक, अब इसमें क्या है, अरस्तु यहां भी कहते हैं, अरस्तु ने इसी से संबंधित एक परिभाषा दी है कि राज्य का विकास आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए हुआ है। अरस्तु की यह परिभाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो क्या है, अरस्तु ने कहा राज्य का विकास आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए हुआ है और सुंदर जीवन के लिए इसकी आवश्यकता बनी रहेगी। ठीक, फिर समझिए, अरस्तु ने कहा जो राज्य का विकास है आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है, और जो मनुष्य का जीवन है सुंदर जीवन की प्राप्ति के लिए इसकी आवश्यकता बनी रहेगी। ठीक, अब देखते हैं, हमने अरस्तु तक की चर्चा कर ली। अब देखते हैं, जब हम यहाँ पे आपको बताए आदर्शवादी ने, ठीक, कि स्पेंसर इसके सावी सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक हैं, तो सबसे बड़े समर्थक इसके क्यों हैं, इसके समर्थक इसलिए हैं, उन्होंने जो कहा सावी सिद्धांत से संबंधित, उसमें क्या है, स्पेंसर जो कहे हैं उसमें हम देखते हैं जो बिंदु लिखे हैं। स्पेंसर ने कहा, जो स्पेंसर है क्या है, एक उग्र व्यक्तिवादी है। स्पेंसर क्या है, एक उग्र व्यक्तिवादी है। ठीक, फिर भी अगर देखें तो इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक स्पेंसर माने जाते हैं। ठीक, आदर्शवादी सावे सिद्धांत का प्रयोग, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका आदर्शवादी है वह कहता है कि सावे सिद्धांत का जो आदर्शवादी ने प्रयोग किया कि व्यक्ति राज्य के जो संबंध है उसको स्पष्ट करने के लिए करते हैं। जो आदर्शवादी है वो सावे सिद्धांत का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध है उसे स्पष्ट करते हैं, उसके माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पे जो स्पेंसर है वो इस सिद्धांत का प्रयोग प्राणी से राज्य की समानता बतलाने में करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा,
स्पेंसर जो है सावेज सिद्धांत का जो प्रयोग उन्होंने किया, जो प्राणी है और जो राज्य है उसके बीच में समानता बतलाने की कोशिश करते हैं। ठीक, हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब देखते हैं आगे। स्पेंसर स्पेंसर ने कहा, स्पेंसर एक परिभाषा देते हैं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्राणी के शरीर में धमनी और शिराएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्पेंसर ने कहा कि जिस प्रकार प्राणी के शरीर में धमनी और शिराएं होती है, उसी प्रकार से राज्य में सड़कें और रेल लाइनें होती हैं। जैसे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की धमनियां हैं, शिराएं हैं, जिसके माध्यम से जो ब्लड है और सब है, जो अंग अपने आप को कार्य करता है, जिससे शरीर फिट रहता है। ठीक, वहीं यहाँ पे जो स्पेंसर महोदय हैं राज्य की जो तुलना की है व्यक्ति के शरीर से कर दी है। ठीक, स्पेंसर ने कहा जिस प्रकार प्राणी के शरीर में धमनी और शिराएं होती हैं, उसी तरह से राज्य में क्या होती हैं, सड़कें होती हैं, रेल लाइनें होती हैं। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा जिस तरह प्राणी में नाड़ियां होती हैं, उसी प्रकार से राज्य में संचार प्रणालियां होती हैं। फिर राज्य को विकसित बनाने के लिए या उसे विकास की दशा में आगे बढ़ाने के लिए जो सड़कें होती हैं, जो परिवहन की व्यवस्थाएं होती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ की तो जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, जैसे हमारे यहाँ से पहले तो जैसे हमारे घर सुल्तानपुर में पहले हमें लखनऊ जाने में कम से कम 5, 6, 7 घंटे लगभग लग जाते थे, लेकिन अब वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने से अब क्या है, मतलब उतनी ही दूरी लगभग 2-2.5 घंटे में हम लोग पूरा कर लेते हैं। जो हमारा 4 घंटे 3 घंटे का जो समय बचा, हम किसी कहीं और यूज कर लेंगे। तो वही वह उसी आधार पे जो स्पेंसर हैं कहते हैं जिस प्रकार से शरीर में जो धमनियां हैं, जिसके माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में दौड़ता है, ठीक, उससे क्या शरीर अपना स्वस्थ होता है, जो अंग है अच्छे तरीके से काम करते हैं, व्यक्ति फिट रहता है। वहीं पे उसी आधार पे व्याख्यात करते हुए स्पेंसर ने कहा कि जो राज्य की सड़कें होती हैं, रेल लाइनें होती हैं, वह धमनी और शिराएं हैं। लेकिन उसके बाद और कहा उन्होंने, स्पेंसर ने कहा कि जिस प्रकार प्राणी की नाड़ियां होती हैं, जो नाड़ी आपकी है जिस प्रकार से चल रही है, नाड़ी से ही पता चलेगा कि हमारी सांस चल रही कि नहीं चल रही, क्या कैसे। ठीक, तो नाड़ियां होती हैं, उसी प्रकार से संचार की व्यवस्थाएं होती हैं। अगर संचार की व्यवस्था है तभी हम आज यहाँ बैठे बैठे तमाम प्रकार की सुविधाओं को, जो समाचार है, उसे अच्छे तरीके से और बहुत जल्द सीमित समय में एक दूसरे तक आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक, नाड़ियों की तुलना स्पेंसर महोदय किससे करते हैं, संचार व्यवस्था से करते हैं। ठीक, हम अब देखिए जो अगला बिंदु है, इसी को देखते हुए, इसी को जो हमने यहाँ पे व्याख्यायित किया, तो वहां पे देखिए इसी को देखते हुए स्पेंसर महोदय को वैज्ञानिक व्यक्तिवादी कहा जाता है। परीक्षा में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे कि वैज्ञानिक व्यक्तिवादी कौन है, वैज्ञानिक व्यक्तिवादी किसे कहा गया है, स्पेंसर को कहा गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें जो स्पेंसर महोदय हैं वो राज्य को क्या बतलाते हैं, तो स्पेंसर महोदय कहते हैं कि जो राज्य है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह है। स्पेंसर महोदय जो राज्य है उसको क्या बताते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक, स्पेंसर महोदय राज्य को जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण और बिंदु है, ठीक, जिसे हम महत्वपूर्ण नोट के रूप में लिखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हाब्स और रूसो, यहाँ पे हाब्स और रूसो भी आ जाते हैं। ठीक, हाब्स और रूसो ये आपका जो सावेज सिद्धांत है इसी का समर्थन करते हैं। सावेज सिद्धांत के समर्थक के रूप में हाब्स और रूसो का नाम भी आ जाता है। तो यहाँ पे हाब्स
को साविर सिद्धांत का समर्थक क्यों कहा गया है? उन्होंने एक परिभाषा दी। परिभाषा में उन्होंने कहा कि राज्य की कमजोरियां राज्य के रोग हैं। हाब्स ने कहा कि जो राज्य की कमजोरियां हैं वो क्या है? राज्य के लिए रोग है। जैसे किसी भी अंग में अगर कोई रोग हो जाता है, कोई कम, तो अगर शरीर में कमजोरी आ गई तो उससे क्या होगा? राज्य या शरीर अपने आप में कमजोर हो जाएगा। उसी को हाब्स महोदय ने कहा जो राज्य की कमजोरियां हैं वो राज्य के लिए रोग है। ठीक, अब देखते हैं वहां पर रूसो आते हैं। रूसो की एक जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, हम उसको आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो परिभाषा दी है, रूसो महोदय ने कहा कि जो सामान्य इच्छा है वही राज्य है। जो सामान्य इच्छा है वही राज्य है। ठीक, ये दोनों परिचय जो विचारक हैं, इनकी जो परिभाषाएं दी गई हैं ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक, अब सामान्य इच्छा कैसे राज्य हुआ? क्योंकि जो व्यक्ति है भाई उसी की तो सामान्य इच्छा होगी। जब सामान्य इच्छा होगी लोगों की, उसी आधार पर राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक, इसीलिए रूसो ने कहा जो सामान्य इच्छा ही राज्य है। ठीक, अब आगे देखते हैं जो आपका दूसरा सिद्धांत, जो आपको यहाँ पे दूसरा सिद्धांत बताए थे, यांत्रिक सिद्धांत। अब यांत्रिक सिद्धांत की चर्चा करते हैं। यांत्रिक सिद्धांत जो है यह क्या है? इसके जो समर्थक सिद्धांत है, समर्थित सिद्धांत है, उसमें कौन है? ये इसके जो समर्थक है कौन है? व्यक्तिवादी हैं और उदारवादी। जो व्यक्तिवादी समर्थक और उदारवादी समर्थक हैं वो यांत्रिक सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। ठीक, अब देखिए जो यांत्रिक सिद्धांत है वह क्या कहता है? राज्य को कहता है कि राज्य एक यंत्र की तरह है। यांत्रिक सिद्धांत राज्य को एक यंत्र की तरह मानता है। ठीक, अब देखते हैं जब यंत्र की तरह मानेगा तो राज्य एक साधन है। ठीक, जो यांत्रिक सिद्धांत है राज्य को क्या मानता है? एक साधन है। राज्य क्या है? साधन है। ठीक, अब देखते हैं और इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने हितों की साधना हेतु विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करता है, उसी तरह अपनी सुरक्षा हेतु राज्य का निर्माण करता है। ठीक, जो यांत्रिक सिद्धांत है वह कहता है कि जिस तरीके से व्यक्ति अपने हितों की साधना के लिए विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार अपनी सुरक्षा हेतु राज्य का निर्माण करता है। अतः जो यांत्रिक सिद्धांत है वह राज्य को क्या कहा? राज्य कैसा है? पुलिस राज्य है। अर्थात जो राज्य है वह पुलिस राज्य की व्यवस्था करता है। ठीक, अब देखिए जो अगला बिंदु है, अगले बिंदु में हम लोग देखेंगे यांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत जो इसमें है तो क्या कहता है? राज्य क्या है? यांत्रिक सिद्धांत कहता है कि राज्य और व्यक्ति के बीच आणविक संबंध है। जो अणु होते हैं उसे बेस बनाया है यांत्रिक सिद्धांत। अब कहता है कि राज्य और व्यक्ति के बीच में आणविक संबंध होता है। ठीक, या परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या है? अर्थात अगर देखें तो यहाँ पे यांत्रिक सिद्धांत व्यक्ति को क्या बताया? व्यक्ति को कहा कि व्यक्ति एक अणु है, तो बहुत छोटा रूप है। ठीक, लेकिन जो राज्य है वह यौगिक है। यांत्रिक सिद्धांत व्यक्ति को एक अणु के रूप में बताया और राज्य को एक यौगिक के रूप में बताया। ठीक, पूर्ण रूप में। ठीक, जिस तरह, अब देखिए आगे, जिस तरह अणु यौगिक से स्वतंत्र रह सकता है, जिस तरह अणु यौगिक से स्वतंत्र रह सकता है, उसी तरह व्यक्ति राज्य से स्वतंत्र रह सकता है। यांत्रिक सिद्धांत कहता है कि जिस तरह अणु यौगिक से स्वतंत्र रह सकता है, उसी तरीके से
व्यक्ति राज्य से भी स्वतंत्र रह सकता है। ठीक, अब देखते हैं। अतः इस तुलना के कारण इसे आणविक सिद्धांत कहते हैं। जब यांत्रिक सिद्धांत व्यक्ति की तुलना एक अणु के रूप में किया, उसी की जो तुलना उसने किया, उसी आधार पर इस सिद्धांत को, जो यांत्रिक सिद्धांत है, उसे आणविक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं। यहाँ पे एक राजनीति विचारक है, उनका नाम है फ्रीमैन। फ्रीमैन, तो यहाँ पे फ्रीमैन महोदय ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। तो फ्रीमैन महोदय ने कहा, राज्य को परिभाषित करते हुए फ्रीमैन ने कहा कि जिस प्रकार, ठीक नहीं, वही सरकार सबसे अच्छी होती है। फ्रीमैन ने कहा वही सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हम यांत्रिक सिद्धांत के जो समर्थक, जो सिद्धांत है, उसको समझे। अब यहाँ फ्रीमैन जो सिद्धांत दी, जो परिभाषा यहाँ पे दी है फ्रीमैन ने, कि वही सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। इसी परिभाषा को या इनके कथन को कुछ और विचारक हैं जो समर्थन करते हैं। उनमें अगर हम बात करें तो एक थोरो है, एक आपका गांधी जी, आपके गांधी जी हैं, और मिल है। ये तीनों विचारक हैं, ये जो फ्रीमैन महोदय ने परिभाषा दी है, इसी का समर्थन करते हैं। ठीक, यहाँ पे समझ लिए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे ये जो तीसरा हमने पढ़ा था कि मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। अब देखते हैं मार्क्सवाद क्या कहता है। मार्क्सवाद राज्य की प्रकृति के सिद्धांत के विषय में जो उसने विचार प्रकट किए, अब उसे देखते हैं कि यहाँ पे मार्क्स ने कहा कि राज्य क्या है, राज्य एक शोषण का यंत्र है। राज्य क्या है, राज्य एक शोषण का यंत्र है, और एक वर्ग द्वारा जब दूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है तो दूसरे वर्ग का जन्म होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए मार्क्स ने कहा राज्य एक शोषण का यंत्र है, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करने के कारण ही जो दूसरा वर्ग है उसका जन्म होता है। ठीक, जैसे जब समाज, मार्क्स के अनुसार, जैसे जब समाज था, उसमें जब सभी व्यक्ति साथ में रहते थे, उसमें जो एक समझदार, जिसे हम चाहे समझदार कहें या फिर जिसे हम जो निजी संपत्ति उसके मालिक के रूप में देखें, तो समाज में पहले एक ही था। लेकिन जब उच्च वर्ग, ठीक, जो बुजुर्ग वर्ग था, जब दूसरे वर्ग का शोषण करने लगा, सर्वहारा वर्ग का, ठीक, जब शोषण करने लगा, तो वहीं जब क्रांति किया है, वहीं से एक दूसरे वर्ग की उत्पत्ति होती है। ठीक, पहले सब एक में थे, फिर जब शोषण किया, दो वर्ग में बटे, अमीर और गरीब में। वही यहाँ पे कहता है कि मार्क्स कि राज्य शोषण का यंत्र है, जब एक वर्ग द्वारा, एक वर्ग का मतलब यहाँ पे बुजुर्गा वर्ग, बुजुर्गा वर्ग, ठीक, बुजुर्ग वर्ग हो गया। और दूसरे वर्ग, अगर दूसरे वर्ग की बात करें तो सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग। ठीक, जब बुजुर्ग मतलब एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है, तो वही दूसरे वर्ग का तो सर्वहारा वर्ग है, उसकी उत्पत्ति हो जाती है। हमने इसकी चर्चा विस्तृत रूप से पहले की है, और आगे भी जो आएगा मार्क्सवादी सिद्धांत को, तो उसकी चर्चा हम और अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो मार्क्स का जो राज्य की प्रकृति है, तो मार्क्स की जो राज्य की प्रकृति वह क्या है, वर्गीय है। ठीक, यहाँ पे देखिए राज्य की जो प्रकृति है वह कैसी है, वर्गीय है। मार्क्स ने कहा कि जो राज्य का स्वभाव है, जो उसकी राज्य की प्रकृति, वो कैसी है, वर्गीय है। तो साथियों, हम लोग आज यहाँ पे जो राज्य से संबंधित, जो उसकी राज्य का अर्थ क्या था, उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी थी, उसके कार्य से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत थे, ठीक, और उसका जो स्वरूप कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, इन तमाम बिंदुओं को हमने
पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। तो आज ही हमारी राज्य से संबंधित जो राज्य से संबंधित चैप्टर था, आज इसकी लास्ट ये जो चैप्टर था। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे संप्रभुता की। ठीक, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमारे चैनल पे आपको सारे सिद्धांत क्रमवार जितना भी हमने पढ़ाया है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध होगा। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं मित्रों, साथियों, अगली क्लास में। धन्यवाद।